दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें, किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है और वहीं राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता को लेकर खबरें आ रही हैं। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज की बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 के 3 लाख से ज्यादा मामले, महाराष्ट्र में आंकड़ा 1 लाख के पार। जी आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी से इन दिनों भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं और भारत में कोरोना वायरस के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी कोविड-19 के 3 लाख से अधिक मामले हो गए हैं। देश में शुक्रवार को 2903 नए मामले आने के बाद कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 3,438,000 पहुंच गया है और सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं। 1,01,141 केस हैं। इसके बाद तमिलनाडु में है 40,698 और दिल्ली में 34,687 केस हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार ही बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में भारत भी अब कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। गुरुवार शाम तक देश भर में 2,95,772 पॉजिटिव केस के साथ भारत ब्रिटेन से ऊपर आ गया है और वहीं ब्रिटेन में अब तक के 2,91,888 केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की लिस्ट के मुताबिक संक्रमण के मामले में भारत अब केवल रूस, ब्राजील और अमेरिका से नीचे है। रूस में वर्तमान में 4.93 लाख मामले और ब्राजील में 7.72 लाख है और वहीं अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 20 लाख से ज्यादा है। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि क्या फिर से बढ़ेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 16-17 जून को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 16-17 जून को करेंगे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। जिस तरह से भारत में कोरोना का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री 16 जून को 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम्स के साथ बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 3 लाख के पार हो चुका है और लॉकडाउन में ढील मिलते ही ये संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और हालात आज ये हो गए हैं कि भारत में प्रतिदिन अब 11,000 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक के 3 लाख को पार कर चुकी है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमण के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, तो उससे क्या फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए, सरकार को यह फैसला लेना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि 68 साल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। नाक तक कर्जे में डूबा पड़ोसी मुल्क। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब ट्विटर पर उर्दू में भारत को मदद की पेशकश कर रहे थे, ठीक उसी समय उनकी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मापने में लगी थी। पाकिस्तान के पीएम ने तो भारत को मदद की पेशकश कर दी, लेकिन अगर उनके आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अब्दुल हाफिज शेख की तरफ से देश की अर्थव्यवस्था पर चौंकाने वाली जानकारी इमरान खान को दे दी गई है। अब्दुल हाफिज की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है और इस सर्वे के नतीजे इमरान खान के लिए डराने वाले हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान पर कर्ज देश की जीडीपी का 88% तक होने वाला है और सिर्फ इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था 68 साल में पहली बार 0.4% तक सिकुड़ेगी। हालांकि इस सर्वे से अलग पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से थोड़ी उम्मीद जगाने वाली खबर दी गई है और दोनों संस्थाओं के मुताबिक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2.6% तक बढ़ेगी। और अब बता दें कि यूपी बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में आसानी से नहीं मिलेगी नौकरी। जी हम बात करें, कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार स्थानांतरित हुए प्रवासी श्रमिकों को अब महाराष्ट्र में आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। हालांकि ठाकरे सरकार के कार्यकाल में दूसरे राज्यों के श्रमिकों के महाराष्ट्र आने पर कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन अब जो भी प्रवासी श्रमिक मुंबई या महाराष्ट्र में नौकरी के लिए आएंगे उनका बाकायदा पंजीकरण होगा। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि अब दूसरे राज्यों से जो भी श्रमिक
आएगा उनका स्वागत है, लेकिन यहां आने पर उन सभी का पंजीकरण होगा। दूसरे राज्यों के श्रमिकों का पंजीकरण एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। इससे यह भी पता चल सकेगा कि राज्य में कितने पर प्रांतीय हैं। देसाई ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते उद्योग जगत संकट में है। राज्य के उद्योग को इस संकट से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सूबे में अब तक 60,000 उद्योग शुरू हो चुके हैं, जिनमें 15 लाख मजदूर काम पर लग चुके हैं, लेकिन कई कंपनियों में मजदूरों की कमी के चलते काम नहीं हो पा रहा है। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि इस्लाम के लिए आतिफ असलम ने किया संगीत की दुनिया को छोड़ने का फैसला। जी हम बात करें कि मशहूर पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को लेकर यह चर्चा है कि वो इस्लाम के लिए संगीत की दुनिया को अलविदा कहने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया है कि आतिफ ने धर्म और अध्यात्म के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया है। तमाम अटकलों और बातों के बीच अब आतिफ असलम ने खुद बयान दिया है। उन्होंने इस बारे में जो कहा है उसे सुनकर उनके फैंस को गहरा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि गायक आतिफ ने कहा कि संगीत की इंडस्ट्री को छोड़ने का मसला काफी निजी है, लेकिन मैं दुनिया का हिस्सा होते हुए खुद को अपने धर्म से जुड़ा रखना चाहता हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह से संगीत की दुनिया को छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने धर्म के जरूरी पहलुओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मैं अल्लाह के 99 नाम और ताजदार हरम जैसे बिंदुओं पर अपना फोकस करना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि यंग जनरेशन को मेरी गायकी पसंद है, और मुझे ये भी बात आकर्षित करती है कि युवागण आध्यात्म को भी मानते हैं। मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि मैं संगीत को पूरी तरह से नहीं छोड़ रहा हूं। आपको बता दें आतिफ हाल में ही अस्माउल हुस्ना को लेकर काफी चर्चित रहे हैं। उन्होंने इस बारे में कहा है कि मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे ये रिकॉर्ड करने का मौका मिला। मेरा खुदा मेरे साथ है। मैं इस फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। इसे रिकॉर्ड करने के एक दिन पहले मैं रात को सो नहीं पाया था। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी में हम कई सारी चीजें करते हैं, कुछ पुण्य कुछ पाप। मैं नसीब वाला हूं जो मुझे ताजदार हरम और अस्माउल हुस्ना में परफॉर्म करने का मौका मिला। मालूम हो कि भारतीय अदाकारा और कश्मीरी गर्ल ज़ारा वसीम ने भी धर्म के लिए एक्टिंग को अलविदा कहा था, जिसके लिए वो काफी लोगों के निशाने पर भी थी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और सही जवाब देने वालों को रैंडम लिस्ट लेके जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि गुजरात में कोरोना का कहर, शमशान में पहुंच रहे हैं क्षमता से दोगुने शव। जी हम बात करें कि गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद में जितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, उतनी ही तेजी से कोरोना से होने वाली जान जाने वालों की भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते अहमदाबाद के शमशान में इन दिनों क्षमता से दोगुने संख्या में शवों की अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। गुजरात में कोरोना वायरस से जान जाने वालों का आंकड़ा 1385 तक पहुंच चुका है, और सूबे में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 38 लोगों की जान गई है। और अहमदाबाद के शमशान घाटों में कोरोना वायरस से जान जाने वालों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए परिवार के कुछ सदस्य ही जा रहे हैं, और कोरोना मरीजों के शवों को अस्पताल से सीधे शमशान घाट पहुंचाया जा रहा है, और मृतक के परिवार के 2-4 सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान कोरोना मरीज के पार्थिव शरीर को न छूने दिया जा रहा है और न ही उसके अंतिम संस्कार की पूरी क्रिया करने दी जा रही है। पार्थिव शरीर को अस्पताल में सीधा लेकर शमशान पहुंचे परिवार के एक सदस्य ने बताया कि मृतक का अंतिम संस्कार तो कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस से खतरे की वजह से अपने स्वजन को छूने तक का मौका नहीं मिल रहा है। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें जो कि महाराष्ट्र से है कि दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी दोबारा लॉकडाउन ना होने का ऐलान, सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील। यहाँ बता दें कि सीएमओ महाराष्ट्र ने जानकारी दी है कि राज्य में फिर से लॉकडाउन की घोषणा नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कभी भी भीड़ न लगाएं और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। ठाकरे ने भी ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है। गौरतलब है कि इससे पहले आज ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या राजधानी में लॉकडाउन फिर से बढ़ाने पर कोई चर्चा हुई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नहीं, लॉकडाउन का विस्तार नहीं किया जाएगा। और वही अगली खबर बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अव्यवस्था व अराजकता के गंभीर संकट से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश। जी हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश अव्यवस्था और अराजकता के गंभीर संकट से गुजर रहा है। शासन और प्रशासन में खींचतान और समन्वय की कमी से हालात ये हैं कि पुलिस बल जनता को धमकाने और वसूली में लग गया है। सभी विरोधी नेताओं को झूठे मुकदमों में भाजपा सरकार फंसाने को अपनी उपलब्धि मानती है।
है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि सरकार श्रमिकों, किसानों और नौजवानों को सता रही है। लोगों को न रोजगार मिल रहा है और न ही पेट भरने को राशन। दूसरे प्रदेशों में आए श्रमिक अब अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार के आंकड़े दिखाकर भ्रमित किया जा रहा है। बैंक नए उद्योग लगाने के लिए कर्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं। किसानों के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कृषि उपकरण, खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल व बिजली सभी महंगे हैं। बैंक अपने कर्ज की अदायगी के लिए किसानों और अन्य कर्जदारों पर दबाव बना रहे हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोले, भारत और अमेरिका की सहिष्णुता हो रही गायब। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि विचारों के खुलापन और सहिष्णुता को लेकर भारत और अमेरिका की दुनिया में बनी पहचान अब गायब हो रही है। उनके मुताबिक सहिष्णुता वास्तव में भारत के डीएनए में है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देश की इस मजबूत नींव को कमजोर करने वाली ताकतें खुद को राष्ट्रवादी बताने में जुटी हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिका में जहां काले और गोरे के बीच रंगभेद के आधार पर खाई बड़ी है, वहीं भारत में सांप्रदायिक तौर पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्र के नामी हस्तियों के साथ अपनी संवाद श्रृंखला के तहत राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राजनयिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के प्रोफेसर निकोलस बर्न्स से बातचीत में ये राय जाहिर की है। और कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुक्रवार को प्रसारित इस संवाद में राहुल ने कहा कि हम खुले रूप से नए विचारों को स्वीकार करने वाले हैं, लेकिन आश्चर्य और दुख की बात यह है कि अब गायब हो रहा है। अमेरिका जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद रंगभेद के खिलाफ किए जा रहे विरोध की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि अमेरिका में भी ये सहिष्णुता नहीं दिखाई दे रही जो पहले थी। और बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त धमकी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। यहां बात करें, कांग्रेस ने गुजरात के राज्यसभा चुनाव में भाजपा पर विधायकों को पैसे के बल पर खरीदने और गंभीर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने आयोग से इसमें तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि भाजपा खरीद फरोख्त की नहीं, कांग्रेस विधायकों को झूठे मुकदमे में फंसाकर राज्यसभा सीट जीतने के लिए उनका इस्तीफा कराना चाहती है। विधायक तोड़ने के इस खेल के खिलाफ चुनाव आयोग के तहत तत्काल कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में कांग्रेस ने शीर्ष अदालत में इस मामले को ले जाने की भी चेतावनी दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, अभिषेक सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल, राजीव सातव और अमित चावड़ा की ओर से सत्ता का दुरुपयोग कर विधायकों की तोड़फोड़ करने की शिकायत शुक्रवार को चुनाव आयोग में दी है। और अब अगली खबर बता दें कि शिवराज के ऑडियो वीडियो क्लिप को लेकर धरना देने जा रहे हैं कांग्रेस के 30 नेता गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित भाषण की ऑडियो वीडियो क्लिप को लेकर विरोध प्रदर्शन का प्रयास कर रहे करीब 30 कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों में इंदौर इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे। इन्हीं क्लिप का हवाला देकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राज्य में पूर्व की कमलनाथ सरकार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही गिराई गई थी। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस नेताओं को पहले ही लिखित में बता दिया गया था कि कोरोना के प्रकोप के चलते शहर में किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसके बावजूद कांग्रेस नेता इंदौर के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल की अगुवाई में कलेक्ट्रेट भवन के सामने सड़क पर धरना देने का प्रयास कर रहे थे और बाकलीवाल समेत कांग्रेस के 30 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं बता दें कि जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाने पर व्यापारियों को राहत। जिन पर टैक्स देनदारी नहीं, उन्हें नहीं देनी होगी लेट फीस। जी हम बात कर रहे हैं कि कोविड-19 महामारी से पहले तक की अवधि में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाने वालों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की अवधि में जिन्होंने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है और जिन पर कोई टैक्स बकाया नहीं है, उन्हें अब रिटर्न फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं देनी होगी। वहीं जिन पर इस अवधि के लिए टैक्स बकाया है, उन्हें अधिकतम 500 रुपए लेट फीस देनी होगी। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की अवधि के लिए पेंडिंग जीएसटी रिटर्न अब 1 जुलाई से 30 सितंबर 2020 के बीच फाइल किया जा सकता है।
और वहीं अगली खबर बता दें जो कि बिहार से आ रही है कि बिहार चुनाव में मांझी कुशवाहा से ब्रेकअप करेगी आरजेडी, केवल कांग्रेस होगी साथ, तेजस्वी यादव ने दिया हिंट। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले महागठबंधन में टूट की आशंका थोड़ा और क्लियर होता दिख रहा है। पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सुर बदले हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इशारा कर दिया है कि उन्हें केवल कांग्रेस को साथ लेकर चलने में दिलचस्पी है, इसके अलावा कोई साथ आए तो ठीक और ना आए तो भी ठीक है। रांची से पटना के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने बयान से इशारा कर दिया कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जैसे नेताओं की ज्यादा जरूरत नहीं है। रांची में पत्रकारों ने तेजस्वी से पूछा कि आपका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में काफी खराब रहा था, विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा का पैटर्न अलग होता है, विधानसभा में दूसरे मुद्दों पर चुनाव होता है और ठीक लोकसभा के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें लगभग हर सीट पर आरजेडी चुनाव जीती थी। उस वक्त भी गठबंधन के हमारे सहयोगी कांग्रेस को छोड़कर मांझी और कुशवाहा जी अलग अलग चुनाव लड़े, नतीजा सबके सामने है, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको तो समझना ही होगा। और दोस्तों अगली खबर जानते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि उमस से भारत के कई हिस्सों में बेहाल, जानिए कब तक राहत का है अनुमान। जी हम बात कर रहे हैं कि उमस से जूझ रहे उत्तर मध्य भारत और अगले कुछ दिन में राहत मिल सकती है। फिलहाल दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास झूल रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी पारा इसी के आसपास है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक साउथ वेस्ट मानसून ने पश्चिम मध्य भारत और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मैदानी इलाकों में 3 से 4 दिन में बारिश के आसार हैं और कई राज्यों में 12 से 15 जून के बीच अच्छी खासी बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।